नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। सवाल पब्लिक का शो पर आप सभी का स्वागत करती हूं। 2 दिन से बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद अजीबोगरीब राजनीतिक रिएक्शंस का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने तो हैरान करने वाला कमेंट तक कर दिया है। उसने प्रधानमंत्री की काशी यात्रा के दौरान क्रूज की तस्वीर को सीधे सीधे श्रीनगर में कल हुए आतंकी हमले से जोड़ दिया है। अखिलेश यादव ने आखिरी वक्त को लेकर एक विवादित बयान दे दिया है। मतलब लगता यह है कि जैसे एक सियासी भूचाल कल जो कुछ भी हुआ काशी में उसके बाद से शुरू हो गया और आज के शो में मुद्दा यही है। लेकिन उससे पहले आपको आज की 3 टॉप हेडलाइंस बता देती हूं। लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने को लेकर एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। एसआईटी ने इस पूरी घटना को सुनियोजित साजिश बताया। इस मामले में अब केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर हत्या की धारा लगाई जाएगी और राहुल गांधी ने इस मामले में अजय मिश्रा को केंद्रीय मंत्री परिषद से बर्खास्त करने की मांग की है। आज की दूसरी बड़ी खबर, राज्यसभा में हंगामे पर पूरे सेशन के लिए बाहर किए गए सांसदों के समर्थन में आज विपक्ष ने गांधी प्रतिमा से विजय चौक तक मार्च किया। विपक्ष ने मोदी सरकार पर ऑपोजिशन की आवाज को कुचलने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि संसद को म्यूजियम बना दिया गया है। और आज की तीसरी बड़ी खबर, देश में ओमाइक्रॉन के कुल केसेस बढ़कर 54 हो गए हैं और अब तक 8 राज्यों में नए वेरिएंट के मिलने की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र में आज 8 नए केस मिले और इस बीच नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बड़ा बयान दिया है। पॉल ने कहा है कि नए वेरिएंट के लिए वैक्सीन विकसित करने की जरूरत है। उभरती परिस्थितियों में टीके अप्रभावी हो सकते हैं। तो ये थी आज की 3 टॉप हेडलाइंस। अब मुद्दे पर फिर लौटते हैं। आपको एक एक करके बताती हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के काशी दौरे से, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से कैसे बीजेपी के विरोधी पार्टियों को जबरदस्त आपत्ति है और वो भी बगैर किसी वाजिब वजह के, बगैर किसी लॉजिक के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा में डुबकी क्या लगाई। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, सबके एक के बाद एक रिएक्शन सामने आ रहे हैं। पर क्यों? सवाल है क्यों? क्या डुबकी लगाना गुनाह है? आप भी जाइए, डुबकी लगाइए। क्या प्रियंका गांधी ने प्रयागराज में डुबकी नहीं लगाई थी? क्या आपको वो तस्वीरें याद नहीं है? और वो अगर तस्वीरें आपको याद नहीं है तो मैं आपको स्क्रीन पर भी यहां दिखा देती हूं। प्रियंका गांधी फरवरी 2021 में जब प्रयागराज पहुंची थी तो उन्होंने भी गंगा जी का आशीर्वाद दिया था, डुबकी लगाई थी। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल भी जब बनारस पहुंचे तो उन्होंने वहां पर जाकर डुबकी लगाई थी। तस्वीर आप देख रहे हैं, अखिलेश यादव की देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल की देख रहे हैं। मार्च 2014 वाराणसी की तस्वीर है। और अरविंद केजरीवाल तो अभी अयोध्या जब पहुंचे थे तो उन्होंने सरयू आरती में हिस्सा भी लिया था। क्या अखिलेश यादव ने कुंभ में डुबकी नहीं लगाई थी? और राहुल गांधी की तस्वीर आप देख रहे हैं, जब वो कोलम पहुंचे थे 2021 में, केरल के समंदर में राहुल गांधी की डुबकी थी। जब मछुआरों के बीच वो पहुंचे थे, जबरदस्त सुर्खियां इस तस्वीर ने भी बटोरी थी। तो सवाल इसी बात पे है कि हर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनी पॉलिटिक्स को क्या तस्वीर, क्या जेस्चर सूट करता है, उसके हिसाब से राजनीति करते हैं। तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डुबकी से आखिर इतनी तकलीफ दिल्ली से लेकर गोवा तक, लखनऊ से लेकर कोलकाता तक क्यों दिखाई दे रही है? हम ये कह रहे हैं कि 71 साल की उम्र में अगर कोई श्रद्धा से डुबकी लगा रहे हैं, दिसंबर के दूसरे हफ्ते में बनारस में मौजूद है, देश के प्रधानमंत्री हैं, तकलीफ क्या है इसमें? आप मुद्दों पर राजनीति करिए, लेकिन यहां पर श्रद्धा, आस्था, धर्म भी कैसे राजनीति के केंद्र में है और उस पर किस स्तर की राजनीति हो रही है, राजनीतिक चश्मे से कैसे देखा जा रहा है, ये सब कुछ साफ है। अब मैं आपको एक एक करके बयान सुनवाऊंगी। पहले अखिलेश, फिर राहुल गांधी, फिर ममता बनर्जी। आप प्रधानमंत्री को देखते हैं, कल आपने देखा गंगा जी में जाके स्नान किया। वो शक्ति का इंप्लीमेंटर है और सिंपल सी बात है, ये शक्तियां जिन्होंने इनको निकाला, जो किसान की आमदनी चोरी करना चाहती हैं, वो प्रधानमंत्री को ये जो सारे कैमरा हैं, ये जो मीडिया है, ये उनके हवाले करती है, ये उनको देती है। ये शक्ति कहती है देखिए, मीडिया में किसी और का चेहरा नहीं आएगा, किसी और नेता का चेहरा नहीं आएगा, बस आपका चेहरा आएगा। गंगा में कोई भी स्नान कर दे, वो टीवी पे नहीं आ सकता, मगर अकेले प्रधानमंत्री गंगा में स्नान करेंगे, पूरा हिंदुस्तान देखेगा।
पूरा हिंदुस्तान देखेगा, क्योंकि एक प्रधानमंत्री के पीछे पूंजीपतियों की 2-3 शक्ति है और उन्होंने इन कैमराओं को कैप्चर कर रखा है और उन्होंने इन लोगों को, जो जनता की आवाज है, उनको पार्लियामेंट से बाहर निकालकर गांधी स्टैचू के पास बैठा दिया। सवाल ये है कि मां गंगा की सफाई होगी कि नहीं होगी। देखिए मुख्यमंत्री जी कितने होशियार हैं, देखिए मुख्यमंत्री जी कितने समझदार हैं कि वो मां गंगा में डुबकी नहीं लगाए। मां गंगा में डुबकी क्यों नहीं लगाई? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि ये नदियां कोई साफ नहीं है, इसलिए मां गंगा में डुबकी नहीं लगाई उन्होंने। गंगा में डूब जाता है, चुनाव आते हैं तो उत्तराखंड में जाके मंदिर का अंदर बढ़ जाता है, गंगा में डूब जाता है। चुनाव आते हैं तो उत्तराखंड में जाके मंदिर का अंदर बढ़ जाता है। तो गंगा में डुबकी को लेकर सबको कुछ ना कुछ बोलना है, मुद्दे को चुनाव से जोड़ना है और दिल्ली से लखनऊ, गोवा से कोलकाता तक पूरी तस्वीर आपने देख ली। मोदी बनारस में गंगा में डुबकी अगर लगा रहे हैं तो उस पर रिएक्शंस जो आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी से, वो भी आपने देख लिया। सरकार और विपक्ष की बात है, लेकिन बोलने के लिए मुद्दे के पीछे कोई लॉजिक तो होना चाहिए, कोई मजबूत वजह तो होनी चाहिए। और इसीलिए किसी की व्यक्तिगत श्रद्धा को क्यों निशाना बनाया जा रहा है, उसे धर्म के प्रति उस पर क्यों राजनीति की जा रही है, इसी पर आज बड़ा सवाल है। लेकिन अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर पीएम के गंगा स्नान पर अपनी बात कह दी। राहुल गांधी ने कैमरे को बीच में लाकर मोदी जी की गंगा में डुबकी को कोस लिया और ममता बनर्जी सीधे सीधे वोट बैंक की बात कर रही हैं। ये नहीं बताया कि बंगाल चुनाव के दौरान किस तरह से उन्होंने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया था और कितने निशाने उन पर भी इस बात को साधे गए थे। लेकिन आज जो उनकी पॉलिटिक्स को सूट कर रहा है उसके आधार पर उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। लेकिन इन सब से आगे कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और ये ट्वीट आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जिसने भी ये ट्वीट देखा है वो दरअसल कंफ्यूज है और उसे समझ में नहीं आ रहा कि 70 साल सत्ता में रहने वाली पार्टी आखिर इतनी कंफ्यूज क्यों है। और ये ट्वीट इस वक्त आपको यहां हम स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं। ये @INC इंडिया के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट हुआ है। देशवासियों को यह बात समझ में नहीं आ रही कि यह महज संयोग है या प्रयोग, और संयोग और प्रयोग की बात इन तस्वीरों के आधार पर हो रही है। बहुत ध्यान से देखिए आपकी तस्वीरें। यहां पर पुलवामा आतंकी हमला, उसकी एक झलक दिखाई गई है। 14 फरवरी को यह हमला जब हुआ था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर बेयर ग्रिल्स के साथ दिखाई दी है। जिम कॉर्बेट में शूटिंग में व्यस्त है, इस बात का जिक्र कांग्रेस पार्टी कर रही है। फिर दूसरी तुलना देखिए जो हुई है वो श्रीनगर में हुए आतंकी हमले को लेकर जो कल घटना घटी है, और तुलना के तौर पर दूसरी तस्वीर काशी की लगाई गई है जिसमें प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेताओं को क्रूज पर बैठे हुए दिखाया गया है। और फिर कांग्रेस पार्टी ये सवाल पूछ रही है कि क्या ये महज एक संयोग है या प्रयोग। और संयोग है या प्रयोग अगर आपको याद हो तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही इस्तेमाल किया गया एक फेज है जो उन्होंने मंच से कहा था, लेकिन रेफरेंस मुद्दा कुछ और था। अब बड़ा सवाल आखिर यही है कि कांग्रेस पार्टी जब संयोग और प्रयोग की बात कर रही है तो इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा को, आतंकवादी हमले को और देश के जवानों को क्यों लाया जा रहा है? राजनीति के लिए क्या इन मुद्दों को भी अब घसीटा जाएगा? और ये हाल समझ से परे है कि आखिर ये फ्रस्ट्रेशन है, ये प्रयोग है, ये संयोग है, क्या है? लेकिन देश के प्रधानमंत्री के लिए जब आप इस तरह के ट्वीट को देख रहे हैं तो प्रधानमंत्री का काशी प्लान महीने दिन पहले से तय था, और जहां तक हमें जानकारी है उससे भी पहले से प्रधानमंत्री बनारस में थे। और उस वक्त अगर श्रीनगर में हमला हो गया तो कांग्रेस के लिए ये संयोग और प्रयोग का सवाल क्यों है? तो आज सवाल पब्लिक में यही सवाल हम उठाएंगे। पुलवामा को लेकर वही बात, हिंदुत्व को लेकर वही बात, और हद ये कि अभी चुनाव में जब खुद विरोधी दलों के नेता, विपक्षी दल के नेता भी मैदान में उतरेंगे तो उनकी पॉलिटिक्स के रडार में, उसकी परिधि में किस तरह के मुद्दे हैं, उनमें भी मंदिर में दौड़ शामिल होगी। जनेऊ को लेकर पॉलिटिक्स आप देख ही चुके हैं इस देश में। ममता दीदी के साथ भी बंगाल चुनाव में आपने देखा कि किस तरह से ब्राह्मण कार्ड, दुर्गा की बड़ी उपासक, जनेऊ, ये तमाम मुद्दे आए थे, और यही हाल बाकी नेताओं का भी है। तो इसी के इर्द गिर्द आज ये पूरी बहस होगी, क्योंकि सवाल आज पब्लिक यही पूछ रही है
कि मोदी की काशी यात्रा को आतंकी हमले से आखिर क्यों जोड़ा जा रहा है। और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी ने जो ट्वीट किया है यह फ्रस्ट्रेशन का प्रयोग है या महज संयोग है। और तीसरा बड़ा सवाल, मोदी का गंगा स्नान, अखिलेश, राहुल, ममता आखिर क्यों है परेशान। और सवाल नंबर 4, बैटल ऑफ यूपी में अब औरंगजेब वर्सेस शिवाजी, तो कहां ये लड़ाई जा रही है, इसी के इर्द गिर्द ये पूरी बातचीत होगी। आपका परिचय खास मेहमानों से करा दूं जो आज चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बीजेपी से गौरव भाटिया हमारे साथ आ गए हैं, कांग्रेस पार्टी से आचार्य प्रमोद कृष्णन हमारे साथ मौजूद हैं, घनश्याम तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से, और असीम वकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं AIMIM से। शांतनु गुप्ता जी हमारे साथ आ गए हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। शुरुआत में यहाँ पर आचार्य प्रमोद कृष्णन जी आपके साथ ही करना चाहूंगी, इतनी तकलीफ क्यों है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा में डुबकी लगाई? डुबकी तो राहुल जी भी लगाते रहे हैं, प्रियंका जी भी लगाती रही हैं, तकलीफ क्या है? मीनाक्षी जी देखिए, कोई तकलीफ नहीं है। राजनीति और धर्म ये जब एक जगह मिल जाते हैं तब कुछ सवाल खड़े होते हैं। और जहाँ तक सवाल है प्रधानमंत्री जी की डुबकी लगाने का, प्रधानमंत्री जी की डुबकी लगाने से किसे क्या परेशानी हो सकती है? गंगा हमारी आस्था का केंद्र है, गंगा हमारे लिए मोक्षदायिनी कहा जाता है। हमारे यहाँ मानता है कि गंगा में डुबकी लगाने से ये लोक और परलोक दोनों सफल हो जाता है, और वो भी काशी में गंगा में डुबकी लगाना। हमारे देश के प्रधानमंत्री गंगा स्नान करते हैं, महादेव का दर्शन करते हैं, बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करते हैं। ये तो उनकी निजी आस्था का विषय है, बिल्कुल करना चाहिए। मुझे क्यों तकलीफ होगी? हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर मंदिर जाता है तो मुझे तकलीफ क्यों होगी? मुझे तो खुशी होगी। और काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर है उसका उन्होंने लोकार्पण किया है। मैं पूरे देश के नहीं, पूरे विश्व के सनातन धर्म के मानने वालों को बधाई देता हूँ। मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन परेशानी लोगों को तब होती है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, जब परेशानी इसलिए नहीं होती कि गंगा में वो डुबकी लगा रहे हैं, महादेव का अभिषेक कर रहे हैं। परेशानी इसलिए होती है कि जब वो ये कहते हैं कि साहब हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे, और धर्म के नाम पर राजनीति करने का जीता जागता उदाहरण है कि मंदिर के सामने मंच लगाया जाता है, मंदिर के पास भाषण दिया जाता है, मंदिर के सामने पॉलिटिकल भाषणबाजी की जाती है। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता धर्म का राजनीतिकरण कर रहे हैं। ये परेशानी का सबब है। परेशानी का सबब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी गंगा में गोता सवाल ये है तो फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर कांग्रेस पार्टी क्यों राजनीति कर रही है? राष्ट्रीय सुरक्षा पर कांग्रेस पार्टी क्यों राजनीति कर रही है? क्यों शहीदों को, क्यों जवानों को, क्यों आतंकी हमले को इस पूरे मामले में जोड़ लिया गया है? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कभी राजनीति नहीं कर सकती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने अपने बड़े बड़े नेताओं का बलिदान इस देश के लिए दिया है। देश की सुरक्षा के लिए इंदिरा गांधी की शहादत हुई है, ललित माकन की शहादत हुई है, बेअंत सिंह की शहादत हुई है, हितेश्वर सैकिया की शहादत हुई है, राजीव गांधी की शहादत हुई है, और भी कितने लोगों की शहादत हुई है। कांग्रेस पार्टी कभी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में राजनीति करे, मुझे ऐसा, मैं इसको नहीं मानता। लेकिन अगर कोई विषय कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से उठाया गया, कांग्रेस पार्टी का संयोग है या प्रयोग है? ये किस तरह का प्रयोग है कांग्रेस पार्टी का? देखिए, राजनीति में कुछ चीजें इशारों में कही जाती हैं, सांकेतिक भाषा होती है। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से कुछ संकेतों में कहा गया है, वो बीजेपी समझ रही होगी। समझा दीजिए ना, बीजेपी को समझना चाहिए। गौरव भाटिया जी जवाब देंगे, विद्वान प्रवक्ता हैं आज। लेकिन ये संकेत पहले समझे तो सही, फिर उसका एनालिसिस भी कर लेंगे। पहले समझ तो आए संकेत क्या है। नहीं, देखिए, वो कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया है, पहली बात तो आपके चैनल पे मैंने वो देखा है, मैं आज देख भी नहीं पाया हूँ। दूसरा, ये तो जो ट्वीट किया गया ये तो वो बताएंगे, मैंने तो उसका संकेत समझा है कि वो ये कहना चाहते हैं कि ये संयोग है, ये प्रयोग है, या इसका जो भी आपने नाम दिया है। बट मोदी जी का जो ये वाक्य था तो वो उसको दोनों को मैच करके बताना चाहते हैं कि कश्मीर में हमारे जवानों की शहादत हो रही है, और पूरी सरकार जो है वो क्रूज पे भ्रमण कर रही है, रमणीक स्थल का दर्शन कर रही है। हालांकि दर्शन पर सवाल नहीं है, तो ये वो कहना चाहते हैं। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? समझने की बात है, इशारों में भी समझ लिया गया और स्पष्ट रूप से मैंने कह दिया। नहीं, रॉकेट साइंस तो कोई नहीं, लेकिन जो सवाल उठ रहे हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उठ रहे हैं, और आतंकी हमलों की तुलना
संयोग प्रयोग और इस तरह के अगर राजनीति में घिरने लगी कि सवाल उस पर था, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या घनश्याम तिवारी जी कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट से? नमस्कार मीनाक्षी जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। कल टाइम्स नाउ के कार्यक्रम में मैंने इस बात को उठाया था और अन्य मीडिया चैनल भी उठाया था कि जिस समय ये आतंकियों ने इस दुर्दांत घटना को अंजाम दिया, कल का दिन पार्लियामेंट अटैक का 20वां एनिवर्सरी था। वो अटैक जो हमारी संसद पे हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ था, और उसके 20वें एनिवर्सरी पर श्रीनगर में इस तरह का हमला होना, जहां पर हमारे 2 जवान शहीद होते हैं, 12 जवान घायल होते हैं, तड़ातड़ फायरिंग होती है एक सेफ जोन में, ये देश के लिए बहुत बड़ी दुखदाई बात है और ये सुरक्षा की एक भारी चूक भी है। और उसके आधे घंटे के बाद मैं आपके कार्यक्रमों में भी देखता हूं, अन्य मीडिया चैनलों के कार्यक्रमों में देखता हूं, प्रधानमंत्री लाइट एंड साउंड में झूम रहे हैं, क्रूज पर आतिशबाजियां हो रही हैं, हमारे 12 जवान घायल अवस्था में जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहे हैं, और देश के प्रधानमंत्री उस खबर आने के आधे घंटे बाद अपने तमाम मंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्रियों के साथ क्रूज पर झूम रहे हैं। ये कौन सा देश प्रेम है? और ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री है जो इस चीज को देश प्रेम में साबित कर सकता है? संयोग प्रयोग छोड़ दीजिए। चलिए, ये बात आज तक साबित नहीं हुई कि जब हमला हुआ था पुलवामा में, तो उस समय प्रधानमंत्री शूटिंग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने उत्तराखंड में भाषण दिया कि नहीं दिया, ये आज तक साबित नहीं हुई। भविष्य की सरकार इसे प्रूव करेंगी, लेकिन ये तो आपके टीवी चैनल में दिखाई दे रहा था। तो घनश्याम तिवारी जी यहाँ पर बड़ा सवाल उठा रहे हैं, बल्कि वो तो एक लाइन आगे और ये कह रहे हैं कि ये मुद्दा उन्होंने कल की डिबेट में उठा दिया था। कांग्रेस पार्टी को तो इस मुद्दे को भी अपनी ट्विटर टाइमलाइन में लाने में 24 घंटे लग गए, यानी उन्होंने तिवारी जी की बात को ही आगे एंडोर्स कर दिया। शांतनु जी, आपका रिएक्शन? देखिए, मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी जिस तरह के नेता हैं, उससे घनश्याम जैसे यंग नेताओं को सीखना चाहिए। कल हमने देखा कैसे प्रधानमंत्री सुबह से पहले उन्होंने भैरव मंदिर की यात्रा करी, फिर उन्होंने गंगा में डुबकी ली, फिर उन्होंने काशी विश्वनाथ का उद्घाटन किया, फिर वो आरती अटेंड करी उन्होंने, फिर उन्होंने सीएमओ के साथ बैठक करी। वो कह रहे थे क्रूज में नहीं घूम रहे थे, वो सीएमओ के साथ बैठक हो रही थी, आधिकारिक बैठक थी, उसमें सारे 12 मुख्यमंत्री थे। फिर वो रात के 12:30-1 बजे काशी की गलियों में घूम रहे हैं, देख रहे हैं जो कैसा विकास हो रहा है। रात के 1:15 बजे वो स्टेशन पे खड़े हैं और सुबह फिर वो सीएम से मीटिंग करते हैं, सुबह फिर अपने कार्यक्रम करते हैं। आई थिंक यहाँ दिक्कत है कि जो उत्तर प्रदेश केवल ताजमहल से शुरू होता था, ताजमहल पे खत्म होता था, उसमें अब कुंभ की बात कैसे हो रही है, उसमें अब अयोध्या की बात कैसे हो रही है, उसमें अब दीपोत्सव की बात कैसे हो रही है, उसमें देव दीपावली काशी विश्वनाथ की बात कैसे हो रही है। और अखिलेश यादव क्या कर रहे थे उस समय? अखिलेश यादव कह रहे थे योगी जी, नरेंद्र मोदी के लिए वो एक डेथ विश कर रहे थे कि वो तो मर जाए, अब वो तो उनके तो आखिरी दिन आ चुके हैं, वो तो 2-3 महीने यहाँ आके रहे। इस तरह का फ्रस्ट्रेशन है। एक जगह नरेंद्र मोदी जो श्रमिक हैं उन पे फूल बरसा रहे हैं, और उधर अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं भाई आप तो नाली साफ करो, आप तो कूड़ा साफ करो, ये केशव प्रसाद मौर्य को कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अखिलेश यादव या तो फ्रस्ट्रेटेड हैं, या उन पे कोई ऐसा दम्भ भर रहे हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री का लड़का हूँ, खुद मुख्यमंत्री रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से दम्भ, ये गर्व, ये उनको कहीं लेके नहीं जाएगा, ये जो घमंड है उनको कहीं लेके नहीं जाएगा अखिलेश यादव को। आसिम वकार जी, आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? मैं आ रही हूँ, घनश्याम जी आ रही हूँ, उसके बाद फिर मैं गौरव जी के पास भी जाऊंगी। पहले एक रिएक्शन सबका हो जाए। आसिम वकार जी। नहीं मैडम, मैं तो किसी बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं तो इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखता जिस टॉपिक पे आप बहस लेके आई हैं, लेकिन चैनल आपका है, आप मालिक हैं, आप कुछ भी लेके आइए। नहीं सर, पैनल में आने वाला इंसान भी मालिक है। मैं अपनी बात रखने के लिए आज़ाद हूं। भारत में, अरे मोहतरमा, आप समझिए मेरी बात को, आप जिस भारत में रहती हैं उसी भारत में मैं रहता हूं। पर आप ऐसा, आप हम दोनों एक ही देश में आपके रहते भारत पे रहने पर सवाल उठा रही हूं। हम दोनों की जिम्मेदारी बराबर है। आप जो इतना शक कर रहे हैं, देश में ऐसा लगता है कि आप एक सेट माइंड के साथ आते हैं। आसिम वकार जी, ये तो बता दीजिए जरा, आज सवाल पब्लिक का, मैं पब्लिक ही सवाल पूछ रही है, ये तो बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी के ट्वीट से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? आपकी प्रॉब्लम पता है क्या है? अरे मैडम सुनिए तो, मैडम बात तो सुनिए, प्रॉब्लम पता है आपकी। आप ये साबित करने लगती हैं कि हम जितने लोग बैठे बेवकूफ हैं, आप अकेली अक्लमंद हैं। नहीं सर, ऐसी तो कोई गलतफहमी है नहीं सर। जिस दिन ये ऐसी तो कोई गलतफहमी सर है नहीं। और इतनी बड़ी अगर गलतफहमी होती तो शायद आप भी मेरे साथ नहीं बैठे होते। इतना तो मैं मान के आपको, इतनी तो मैं आपकी जहनियत समझ रही हूँ कि इतने समझदार आप भी हैं कि अगर आपको मेरी समझ पे शक है तो शायद आप पैनल पर आते नहीं। आप आए हैं तो जरा आप ससम्मान इस बात का भी जवाब दे दीजिए कि कांग्रेस की बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं। छोटा सा सवाल है सर। अरे हमारी आपकी बात, हमारी आप, अरे मैडम हमारी आपकी बहस ही नहीं है, आप समझ ही नहीं रही है बात को।
आप मोदी जी के पक्ष में है, मैं विरोध में हूं। सर, मैं हम आपकी तो बात जनता सुन रहा के हूं, आप पक्ष मेरी में बात हैं। सुनिए। जनता का सवाल सर सीधा लेकर आ सा रहे खेल हैं। है ये। जनता के पक्ष मैं में है अपनी सर। बात साबित करूंगा, और शायद मैं अपनी मुझे बात लग रहा है- साबित करूंगा। क्यों नहीं, मेरी बात क्यों सुनिए? नहीं सर, सुनिए मैं आप। तो आपकी नाराजगी सुनिए देखकर मैडम, हैरान हूँ सुनिए, कि जिस सुनिए, नाराजगी को सुनिए, लेकर आप सुनिए, आते मैं हैं, साबित कर रहा हूं। उस नाराजगी में लॉजिक आप भूल जाते हैं। नहीं, मैं नाराज ही मैं नहीं तो हूं। आपसे ये पूछ रही हूँ मैं नाराज कि ही नहीं आप हूं। कांग्रेस के बात पर नहीं, मैं अग्री नाराज करते ही नहीं हैं हूं। या नहीं करते हैं? जनता का सवाल है, जवाब दे दीजिए, बात कंप्लीट करिए। अब आप ही बोल लीजिए। नहीं सर, मैं तो आपसे जवाब चाहती हूँ सर। सवाल पब्लिक का है, जवाब बहस लेने की करा जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। क्या रोकना मैं कह मना रहा है? हूं, जिस देंगे तो देश में हम रोकना रहते मना चल रहा है। हैं, जिस देश में हम रहते हैं, जिस देश में हम रहते हैं, जी सर समझिए बात को मेरी। सबकी बातें हुई, मैं बोला नहीं बीच में, किसी के बीच में नहीं बोला, सिर्फ सुना मैंने। आप मुझे गाली बकते, बुरा कहते, कुछ भी कहते, तब भी सुनता। ये एटिकेट्स हैं सर। मैं ये कह रहा हूं, जिस देश में हम रहते हैं, यहां 85% का आंकड़ा जो है, 85% लोग गरीब हैं, गरीबी की रेखा के आसपास जीते हैं। 67.8% लोग, जो भारत का आंकड़ा है, जो सरकारी आंकड़ा है, वो ये कहता है कि 67.8% लोग भारत में $2 की रोज कमाई करते हैं। सिर्फ $2 मतलब 140-150 रुपए के बीच में। 150 रुपए का मतलब ये हो गया कि महीने में सिर्फ 4,500 रुपए कमाते हैं। आज हमारे जरूरत ये है, हमारे बच्चों को एजुकेशन कैसे मिलेगी? प्रधानमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी मूर्ति लगा सकते हैं हजारों करोड़ रुपए की। प्रधानमंत्री जी कॉरिडोर बना सकते हैं। प्रधानमंत्री जी को यह सोचना चाहिए था कि हमारे देश में जो स्कूल के स्तर हैं सरकारी, वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और प्राइवेट शिक्षा माफियाओं के हाथ में चली गई है। शिक्षा का माफियाकरण हो गया है। गरीब आदमी का खून चूसा जा रहा है फीस के नाम पर। मैडम, गरीब माँ बाप खून के आंसू रो रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। जिस आदमी की कमाई 4,500 महीना होगी, वो अपने 2 बच्चे अगर उसके हैं तो 20,000 रुपए, 25,000 रुपए, 18,000, 15,000 फीस कहां से देगा? ये मैं आम आदमी हूं, कोई ओहदा नहीं है, ना मैं एमएलए हूं, ना मैं एमपी हूं, ना मंत्री हूं, कुछ नहीं हूं। मेरी सोच ये है, ये सोच प्रधानमंत्री जी की होना चाहिए थी। डुबकी लगाने से शिक्षा नहीं मिलेगी। चलिए, यानी आप कांग्रेस की बात से निजी इत्तेफाक धार्मिक रखते काम हैं। है। यानी आप कांग्रेस की बात से धार्मिक इत्तेफाक रख काम लेते घर हैं। में कीजिए। तो सर ये बताइए ना, देश साथ के में क्यों नहीं लड़ प्रधानमंत्री लेते हैं, थे? देश के लिए सोचिए। जब विचारों में देश के समानता है तो प्रधानमंत्री साथ हैं, में क्यों देश नहीं की लड़ बात लेते? कीजिए। आसिम वकार जी, देश सवाल के उठ गया ना, आपके प्रधानमंत्री सवाल हैं, शामिल कर लिए हैं। देश गौरव जी के जवाब देंगे इस लोगों को पर। कैसे खाना लेकिन मिलेगा, ये सवाल ये सोचिए। है कि जब कांग्रेस पार्टी से इत्तेफाक रखते हैं आप, तो साथ में क्यों नहीं लड़ लेते? साथ क्यों नहीं आ जाते मैदान में? मोदी जी अगर आपके इतने बड़े दुश्मन हैं, तो उनको हराने के लिए आइए पूरा आप उससे विपक्ष साथ इत्तेफाक में। नहीं रखती हैं। नहीं, आप क्या नहीं, चाहती हैं? आपने गरीब जितने बिंदु आपने गिनाए, मैंने आपके सारे बिंदुओं को शामिल किया। गौरव जी जवाब देंगे। अब मेरा सर आपसे एक सवाल है। सहमत क्यों हैं? सर मेरा अब आपसे एक सवाल है ना, सवाल सुन मोदी लीजिए। जी से इतनी सहमत सर मैंने क्यों हैं? बड़ी वजह शांति क्या से है? आपको सुना है, आपने आप अपनी पूरी बात मोदी जी से कंप्लीट सहमत की। क्यों अब हैं? मेरा वजह आपसे बता सवाल ये दीजिए है देश को। कि जब नरेंद्र मोदी अरे आपको मैडम, इस हम देश तो के किससे लिए सहमत हैं? इतनी कांग्रेस बड़ी से समस्या सहमत लग हैं। रहे हैं, हम सपा से सहमत जब हैं, हम नरेंद्र बसपा से मोदी सहमत हैं, आपको इस देश के लिए हम इतनी बड़ी RJD से समस्या सहमत लग हैं, रहे हम RLD हैं, से तो सहमत आप हैं, सब एक साथ हम मिलकर TMC से सहमत हैं। नरेंद्र छोड़िए। मोदी वर्सेज आप ऑल मोदी ये क्यों जी नहीं से कर पा रहे हैं? सहमत क्यों सर हैं? एक बड़े मकसद के लिए साथ क्यों नहीं आ पा रहे हैं? कौन सी बताइए। ऐसी वजह है, कौन सी ऐसी ताकत है? अरे साहब, कौन सी सुन ऐसी तो लीजिए ताकत है सवाल। जो आप मोदी जी से सहमत हैं, आप गरीबों से सहमत नहीं हैं? सर मुझे सुनिए मेरी बताइए तो बात, मैडम। सुनिए। मुझे पूछ मालूम रहा है हूं ये आपसे। कार्यक्रम आपके बहुत सारे कि चाहने कौन वाले सी देख रहे ताकत होंगे, आपको आपके मोदी जी से सपोर्टर्स सहमत बहुत सारे कर रही देख रहे है, होंगे, गरीबों मुझे को मालूम विरोध में खड़ा कर है। रही है। और उसके बाद इस देश के इंटरव्यू के विरोध में हिस्से खड़ा जो कर हैं, रही है आप। बिट्स एंड क्या पीसेस बात में निकाल करती हैं निकाल कर आप? आप सोशल लोग का मीडिया तरीका ये है पर कि आप आपके जो बहुत चाहे सारे आप बना चाहने वाले और समर्थक वायरल भी करेंगे। हम लोग खुश ना ठीक है, बोलें। आपको शायद बहुत खुशी मिल जाती होगी वायरल होने में। हमारा काम है मुद्दों पर आपसे जवाब लेना, और मैं आपसे ये पूछ रही हूं, जो आपने एक के बाद सिलसिलेवार एक के बाद एक सिलसिलेवार जो आपने नरेंद्र मोदी के ऊपर सवाल उठाए, मेरा सवाल आपसे ये है कि नरेंद्र मोदी से आपको इतनी तकलीफ है, तो उनको हराने के लिए कांग्रेस पार्टी के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ करिए गठबंधन, साथ मिलकर लड़िए चुनाव। हक किसने दिया कि आप मुझे कांग्रेस? अरे साहब बताइए, तो मैं आपसे पूछ रही हूँ, नरेंद्र मोदी से इतनी दिक्कत है तो साथ मिलकर चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? ये पूछ रही हूँ आपसे। मैडम, आप कहा है टाइम्स नाउ में है, बीजेपी से टिकट लीजिए, चुनाव लड़िए।
अरे सर, हम तो कांग्रेस आपको से मिलकर लोकतांत्रिक लड़ तरीका लेंगे। बता रही आप हूँ। बीजेपी से मिलकर क्यों नहीं लड़ पता रही नहीं हैं? आपको मालूम है नहीं, पर लोकतांत्रिक तरीका बता रही हूँ कि लोकतांत्रिक तरीके मैं भी में आपको लोकतांत्रिक अगर आप तरीका देश के बता रहा हूं। प्रधानमंत्री से चीजों पर इत्तेफाक मैडम, नहीं मैं भी रखते, मुद्दों लोकतांत्रिक पर तरीका बता सहमत रहा हूं नहीं आपको। है, पॉलिसीज पर सहमत नहीं है, तो चुनावी मैदान में उतरिए, उनके जो विरोधी हैं उनके साथ हाथ मिलाइए और हराइए उनको। कौन रोक रहा है आपको उनको हराने से? उनको हराने से कौन रोक रहा है? बताइए फिर, साथ मिलकर क्यों नहीं लड़ लेते चुनाव? मैडम, मैंने कौन सा गलत, अरे आप क्यों नाराज हो रही हैं? मैंने अरे सर, तो मैं तो टाइम्स आपको नाउ में जवाब सवाल ही देने नहीं की खड़ा कोशिश किया। कर मैं तो रही हूँ, प्रधानमंत्री से लेकिन पूछ मुझे रहा ऐसा हूँ, लगता गरीबों है, को शिक्षा कैसे मिलेगी? ठीक है, मैं समझ आप तो गई। ऐसे नाराज हो रही हैं, सर, मैं नहीं ऐसे नाराज हो रही हैं जैसे रही। आपके जिस बड़े भाई को नाराजगी कह के दिया साथ मैंने। आपने डिबेट में बात ही शुरू की है, वहां से क्यों समझ नाराज ये हो आ रहा रही है हैं? कि आप मैं एक जवाब सेट पूछ माइंड रहा के हूं, साथ क्यों आए नाराज हो थे। रही हैं? आप एक सेट एजेंडे के साथ सर आए थे और उस एजेंडे के तहत बात कर रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस Yes, सवाल आ गया बिल्कुल, set तो आपसे mind है जवाब मेरा। देते बन नहीं रहा सर। मेरा mind देश आउट ऑफ के साथ सिलेबस है। सवाल ये है कि कांग्रेस और अखिलेश जी के साथ मिलकर लड़ लीजिए ना चुनाव, हराइए मोदी जी को। अगर बाकी दलों के साथ, बाकी दलों का और आपका मकसद सेम है तो साथ लड़िए चुनाव, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है सर? साथ लड़िए चुनाव। अरे मैडम, ठीक है। हमारा मकसद है कि हम एक हो जाएंगे। चलिए भाई, आपका आसिम मकसद बकार जी मोदी के साथ पास है, तो आप आउट मोदी ऑफ जी के सिलेबस साथ क्वेश्चन घूम आ के गया, आइए ना। जवाब देते बन नहीं रहा। आप क्यों लेकिन छुप-छुप बड़ा के आ रही सवाल हैं यहाँ पीछे पर, से? ठीक है, बड़ा सवाल यहाँ पर शांतनु गुप्ता, यही हाँ। मुद्दे का सवाल है कि गरीबों का नरेंद्र विरोध मोदी का करिएगा। विरोध आप जो नहीं चाहती दल हैं कर कि रहे गरीब हैं, पढ़े। उनके अपने हित आप इतने चाहती हैं हैं गरीबों को कि वो शिक्षा ही ना आपस मिले। में एक साथ खड़े नहीं हो आप चाहती सकते। हैं गरीब को नौकरी ही ना मिले। आपस में एक साथ खड़े नहीं हो बकार सकते जी, बहुत और अच्छा यही बात, वजह है बहुत अच्छी कि इन बात, छोटे ठीक है, छोटे thank you हितों को मैडम, लेकर बहुत बढ़िया। विपक्षी दलों की जो देश देख एकता रहा है है आपको। वो बनते हुए भी टूट और जाती है, सरकार को भी देश बनते देख रहा है। बनते भी टूट जाती है और तमाम एक्सपेरिमेंट ऐसे बकार भाई। फेल हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी बकार भाई। वर्सेस ऑल करने में क्या दिक्कत है? बताइए शांतनु गुप्ता। नहीं सर, मैंने कौन सा गलत सवाल कर देखिए- दिया भाई साहब? मैं पूछ रहा हूँ मैडम क्यों नाराज हो असीम रही बकार जी, हैं? असीम बकार जी, मेरा मैंने नाम तो शांतनु है, आपको मोदी जी इतनी से देर से शिक्षा सुना। की बात की। आप अभी ज्ञान बांट रहे थे सस्ती डिबेट ठीक है में। आसिम जी, जो सुन तो लोग लीजिए। मैंने कहा ना, आपके चाहने असीम वाले और बकार जी, समर्थक जो हैं, आप अभी ज्ञान बांट ठीक रहे है, थे कि कैसे उनको डिबेट करनी आपने है। बोलो, उनको बोलो। डोज दे दिया ज्ञानी है, आपको है, ज्ञानी वो जो देना सुनना चाहिए। चाहते थे ना, आपने उनको सुना दिया है। आप ज्ञान चिंता मत दूंगा, करिए, अज्ञानियों को आपका ज्ञानी इतना दिया जो जाता आपने है। हिस्सा बोला वो इतना ठीक है, हिस्सा असीम कट जी, के आप वायरल हो सुन जाएगा, तो चिंता लीजिए। मत करिए। आपको शांतनु हाँ, नाम लेकिन अच्छा तो लग दीजिए, मेरा लेकिन नाम जितने दर्शक पूरी ईमानदारी के साथ इस वक्त हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं ना, सर, मैं वो ये टीवी समझ मेरे जाएंगे सामने नहीं है, कि जब मैं आपको आउट ऑफ देख नहीं सिलेबस पा रहा सवाल हूं। आपके पास आया तो जवाब आपसे देते बना नहीं साहब। शांतनु गुप्ता बोलिए अब। देखिए मीनाक्षी जी, अंग्रेजी में कहावत होती है, व्हेन पीपल डोंट लाइक द मैसेज दे ट्राई टू शूट द मैसेंजर। तो उन्होंने वही बकार साहब ने करा, उनको आपका मैसेज नहीं पसंद करा तो वो एंकर के पीछे पड़ गए कि आप बीजेपी का टिकट। आप तर्क पे जवाब दीजिए ना। देखिए, जब हज हाउस बनता है तब वकार साहब को गरीबी नहीं याद आती। जब हज की सब्सिडी दी जाती है तब वकार साहब को एंकर सब्सिडी को नहीं ये हक है कि वो मुझे बता दे कांग्रेस से मिलकर लड़िए। जब सरकारी मंत्रालयों में इफ्तार की पार्टी दूसरी दी जाती पार्टी के है आदमी से कहे कांग्रेस से मिलकर लड़िए, तब वकार फलां से साहब मिलकर को लड़िए। गरीबी नहीं याद आती। आप यहाँ मशवरा देने बैठी है मुझे। 200 ऐसे टाउन हैं, 200 बड़े ऐसे टाउन हैं जो केवल रिलीजियस टूरिज्म में चलते हैं। तिरुपति की इकोनॉमी 3000 करोड़ की इकोनॉमी है। केवल मुंबई में गणेश विसर्जन 500 करोड़ की इकोनॉमी है। कांवर यात्रा जो वकार जी को बहुत हटती है, वो 200 करोड़ की इकोनॉमी है। उसमें जो कांवर बनाते हैं वो सहारनपुर के मुसलमान बनाते हैं। तो जब कल आपने देखा था, आपके पत्रकार भी थे, कल काशी का हर होटल, हर धर्मशाला, छोटा बड़ा होटल, रेस्टोरेंट सब भरे थे। कार वाला, टैक्सी वाला, हर व्यक्ति पैसे कमा रहा था। जब काशी में विश्वनाथ आएगा, टूरिस्ट बढ़ेगा, अयोध्या में मंदिर आएगा, टूरिस्ट बढ़ेगा। ऐसे 200-250 ऐसे भारत में बड़े टाउन हैं जो केवल रिलीजियस इकोनॉमी में चलते हैं। तो केवल अड़ मत जाइए, और अगर ऐसे सवाल पूछने हैं तो हज पे ही पूछिए। देखिए, मोदी वर्सेस ऑल इन्होंने कोशिश करी थी कर्नाटका में भी, लेकिन वहां पे मुद्दा ये आता, बड़ा कौन, मायावती बड़ी कि अखिलेश बड़ा, अखिलेश बड़े कि असदुद्दीन ओवैसी बड़े। जब देश में बात आती है तो ममता बड़ी कि वाईएसआर बड़े। तो ये कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि ये सब व्यक्ति सेंट्रिक पार्टी है, प्राइवेट कंपनीज हैं। तो ये साथ में आने का ढोंग तो करेंगे, लेकिन साथ में कभी आएंगे नहीं, क्योंकि इनके लिए व्यक्ति परस्ती है। वकार जी असदुद्दीन ओवैसी को पूछेंगे, कोई ममता जी को पूछेगा, घनश्याम तिवारी जी अखिलेश को पूछते हैं। तो ये कभी साथ नहीं आ पाएंगे। घनश्याम तिवारी जी, लेकिन जब हम बड़ी पिक्चर की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का चुनाव यहाँ है, लेकिन उसके बाद 2024 की लड़ाई भी सामने है। और जब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से, उनके तरीकों से या उनके जो भी मुद्दे हैं उनसे सहमत नहीं है, तो विपक्ष के पास प्लान कहाँ है? एक सशक्त विपक्ष कैसे एकजुट होकर लड़ेगा, इसे लेकर क्या विजन है? और हमने देखा है अलग अलग मौकों पर कि जिन मुद्दों पर आप बीजेपी को क्रिटिसाइज करते हैं, हम देखते हैं यूपी चुनाव में फिर वही मुद्दे हावी होते हैं। बंगाल चुनाव का उदाहरण हमने कुछ देर पहले भी दिया था कि जब ममता बनर्जी आज जिन मुद्दों पर नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज कर रही हैं, लेकिन बंगाल चुनाव में वो भी उसी पिच पर जो है पॉलिटिक्स कर रही थी। विपक्षी एकता कहाँ है फिर? कैसे हराएंगे नरेंद्र मोदी को?
मीनाक्षी जी, कल लगभग 6:45 पर अनेक मीडिया चैनलों ने जो अटैक हुआ था उसकी खबर चलाई थी। 8:38 पर पीएमओ ने पहली बार इसका ट्वीट किया और उस 2 घंटे में आप जो याद करके आए हैं वही बोलेंगे। बीच में मत बोलिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था, इस तरीके से बहस मत कीजिए। ठीक है शांतनु जी, एक सेकंड को कंप्लीट कर लें, एक-एक करके अपने समय पर ठीक है, एक सेकंड को कंप्लीट कर लें। घनश्याम वही बोलेंगे जो उनको बोलना है। इस तरीके से ठीक है, बहस एक मत कीजिए, मैं आपके सेकंड, बीच हर में इंसान वही बोल रहा है जो वो बोलने के लिए आया है। ठीक है, एक सेकंड, घनश्याम तिवारी जी बोलिए। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि आपने जब ये सवाल शांतनु जी से पूछा तो इस बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रवक्ता ने जवाब नहीं दिया। आप मुझे एक पैमाना बताइए कि इतने बड़े हमले के बाद, संसद अटैक की 20वीं सालगिरह पे जो हमला हुआ है, उसके बाद एक प्रधानमंत्री लाइट एंड साउंड शो पर, क्या ओकेजन था? क्या कल देश का स्वाधीनता दिवस था? क्या ओकेजन था? आपने 350 करोड़ रुपए खर्च किए, काशी का कॉरिडोर बनाया, आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में 450 करोड़ सिर्फ, जो कि 80% उसका बजट है, सिर्फ प्रचार में खर्च कर दिए। अगर देश के लोगों को मोदी योगी तमाशा पसंद है तो बिल्कुल मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आप शांतनु जी की बात मानिए, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे प्रवक्ता बने, आप इनकी बात मानिए और चुन लीजिए। लेकिन अगर आपको इससे कष्ट है कि आज जैसे महंगाई के आंकड़े आए हैं, महंगाई बढ़ गई है, 100 रुपए का टमाटर आपको अच्छा लग रहा है, और अगर ये उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते तो पेट्रोल डीजल 200 रुपए का होगा, वो आपको अच्छा लगेगा। आज ये लोग, इन्होंने 10 करोड़ रोजगार नष्ट किए हैं। घनश्याम जी, उत्तर प्रदेश का चुनाव जीते तो 20 करोड़ बहुत रोजगार अहम मुद्दा उठाया। घनश्याम जी, एक छोटा सा सवाल मैं आपके पास ला रही हूँ, छोटा सा सवाल घनश्याम जी, छोटा सा सवाल ला रही हूँ। आपने बहुत अहम मुद्दा उठाया कि महंगाई पर आप बात क्यों नहीं कर रहे या बेरोजगारी की बात क्यों नहीं हो रही, लेकिन चिंता तो इसी बात की है कि जब हम चुनाव में कैंपेनिंग देखते हैं तो फिर अखिलेश यादव भी तो जिस तरह के बयान दे रहे हैं मंच से, वो सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण करते हुए दिखाई दे रहे हैं या प्रधानमंत्री पर निजी हमले दिखाई दे रहे हैं। दो महंगाई बेरोजगारी की बात क्यों नहीं कर पा रहे? 2 दिन से देश के तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, देश के शिक्षा मंत्री और न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद वहां बैठे हुए हैं। एक शब्द दिखाइए बेरोजगारी पे बोला हो, एक शब्द दिखाइए महंगाई पे बोला हो। क्या काशी में गरीबी नहीं हुई है? देश में 97% लोग जो गरीब हुए हैं उसमें काशी में लोग नहीं रह रहे हैं। सिर्फ 3% लोग जो अमीर हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए ताली बजा रहे हैं। जो 97% लोग गरीब हुए, न फीस दे पा रहे हैं, जैसे असीम वकार जी ने बोला, न उनके बच्चों को रोजगार मिल रहा है, न उनके महंगाई के बारे में कोई चर्चा कर रही। छोड़िए ये सब। आपने मंचों की बात कही, आप ये बताइए जो हमने जहां हमने यात्राएं की हैं, चाहे आज जौनपुर में जो रैली हुई, उससे पहले जो पूर्वांचल में विजय यात्रा हुई, एक भाषण दिखाई जहां महंगाई की चर्चा नहीं हुई, एक भाषण दिखाई जहां बेरोजगारी की चर्चा नहीं हुई, एक भाषण दिखाई जहां छुट्टा पशु की चर्चा नहीं हुई। ये सब भारतीय जनता पार्टी के सिलेबस में ही नहीं है। लेकिन फिर चिलमजीवी जैसे शब्दों के इस्तेमाल की क्या जरूरत है सर? फिर चिलमजीवी जैसे शब्दों के इस्तेमाल की क्या जरूरत है? मैं तो यही पूछ रही हूँ ना कि जो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं, फिर सीधे सीधे उन्हीं के कोर इश्यूज की बात हो ना। और इसमें हर दल बराबर का भागीदार है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, उन्हीं शब्दों को, उन्हीं शब्दावली को, उसी तरह के मुद्दों को हवा दी जाती है जो भावनात्मक रूप से लोगों को प्रभावित करें। क्या जरूरत है इन चीजों की? ठोस सवाल है। जो प्रधानमंत्री सुबह उठते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आचार्य प्रमोद कृष्णन जी से इस पर जवाब दूंगी। आचार्य जी, डिबेट में जो एक अहम मुद्दा उठा, जिसमें जब नरेंद्र मोदी का क्रिटिसिज्म विपक्षी दल देते हैं तो साथ मिलकर लड़ क्यों नहीं पाते? क्योंकि वहां पर हितों की टकराव की एक परिस्थिति पैदा हो जाती है। और कांग्रेस पार्टी के लिए तो मैं एक लेवल आगे का सवाल आपके सामने रख रही हूं, और सवाल ये कि क्या राहुल गांधी बीजेपी की मदद कर रहे हैं? देखिए मीनाक्षी जी, सच कड़वा होता है, लेकिन सियासत में कभी कभी सच भी बोल देना चाहिए। सच्ची बात यह है कि जितनी रीजनल पार्टी हैं, ये सब भाजपा से नहीं लड़ सकती हैं और ये भाजपा को ही मदद कर रही हैं। भाजपा से अगर कोई पार्टी लड़ रही है वो है कांग्रेस पार्टी। जहाँ तक घनश्याम तिवारी जी का सवाल है, उनके बहुत से सवाल गरीबी को लेके, बेरोजगारी को लेके बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि काशी के कॉरिडोर के इस उद्घाटन समारोह में, लोकार्पण समारोह में कई सौ करोड़ रुपए खर्च हुआ। तो भाई आप भी सैफई महोत्सव बनाते थे हर साल, उस पर भी सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च होता था। तो प्रश्न ये पैदा होता है, जो सत्ता में जब नहीं होता तो सवाल दूसरे होते हैं, जब सत्ता में आदमी होता है तो उसका नज़रिया दूसरा होता है। तीसरी बात, मैं आपसे फिर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ऐसा प्रकट करना चाहती हैं कि सारे के सारे लोग मोदी विरोधी हैं। ऐसा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का कोई विरोध नहीं कर रहा है। नरेंद्र मोदी जी का विरोध क्यों करेंगे? हम देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हमारे, वो कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, कर मुझे से कोई तकलीफ नहीं है सर, आप करिए विरोध। लोकतंत्र में विरोध सर आपका अधिकार है, मुझे कोई तकलीफ नहीं इस बात से, आप विरोध करिए। मेरा सवाल सिर्फ इस बात पर था, जो मुख्य मुद्दा मैंने उठाया था, कि उस विरोध का आधार तो क्लियर हो। मैंने सिर्फ विरोध का आधार आपसे पूछा।
आप विरोध मैं करिए। बता रहा हूँ जो अभी असीम बकार साहब जब अपनी बात रख रहे थे तो आप उनकी बात को समझने के बजाय आपने उनसे जो बहस की और उनको ज़बरदस्ती ये कहने के लिए आपने प्रेरित किया या आपने ऐसा उनसे सवाल किया कि आप कांग्रेस के साथ मिल जाइए, जबकि सच्चाई ये है कि AIMIM जो है वो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करती है। हम नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इस देश में महंगाई बढ़ रही है तो ये सवाल किससे करें, अगर बेरोजगारी बढ़ी है तो ये सवाल किससे करें, अगर किसानों के आंदोलन में 700 लोग मारे गए तो ये सवाल किससे करें। नरेंद्र मोदी जी अगर वहाँ जाते हैं हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी अगर एक बार किसानों के यहाँ चले जाते, 700 किसानों के लिए सिंपैथी व्यक्त करते, हमदर्दी व्यक्त करते, तो कौन सी बड़ी बुरी बात हो जाती। हम तो ये कहना चाहते हैं, हम ये नहीं कहना चाहते कि नरेंद्र मोदी जी अगर गंगा में स्नान कर रहे तो हम उसका विरोध करते हैं, बिल्कुल नहीं। हमारे देश का प्रधानमंत्री है, वो भी एक व्यक्ति हैं, वो भी मानव हैं, उनकी निजी आस्था है, हम उस पर विरोध नहीं कर रहे, हम स्वागत करते हैं। लेकिन हम ये सवाल किससे करें, आप बताइए। अगर देश में बेरोजगारी है ये सवाल किससे करें, अगर देश के अंदर किसानों ने इतना बड़ा आंदोलन किया, सवाल किससे करें। अगर ये कानून अच्छा था तो हटाया क्यों गया। आचार्य जी, आपने साफ और स्पष्ट शब्दों में ये बात की कि गंगा में डुबकी लगाने का विरोध नहीं, किसी की व्यक्तिगत आस्था या श्रद्धा का विरोध नहीं, विरोध मुद्दों का है। लेकिन मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो सवाल उठा और जो शब्दावली प्रयोग हुई, मैंने सवाल उस पर उठाया था। एक प्रवक्ता के तौर पर आपने पैनल पर साफ गोई के साथ ये बात रखी, मैं स्वागत करती हूँ इसका। और शांतनु गुप्ता, आ रही हूँ आसिम जी, आ रही हूँ आपके पास। शांतनु गुप्ता, ये बड़ा सवाल है जो विपक्ष के नेता हमारे साथ इस वक्त पैनल में मौजूद हैं, जो उठा रहे हैं इस सवाल को कि मुख्य मुद्दे जो है महंगाई, बेरोजगारी, विकास, कोरोना के बाद की परिस्थितियां, ये सब मुद्दे मुख्य डिस्कोर्स से गायब हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी के लिए मकसद चुनाव जीतना है और ये उनका बड़ा आरोप है। ये सवाल हम किससे करें, और अगर हम सवाल करते हैं तो इनका जवाब क्यों नहीं मिलता। यही मैं ला रही हूँ सर, यही सवाल ला रही हूँ। बोले शांतनु गुप्ता। मीनाक्षी जी, पिछले 2 महीने में आप अपने टीवी की कवरेज देख लीजिए। आपने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का कवरेज किया होगा, जिसमें 9 जिलों को जोड़ता है, जो 8-9 घंटे की दूरी को 4 घंटे में कन्वर्ट कर देता है। आपने जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन देखा होगा, आपने कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन देखा होगा, आपने बहुत सारे विकास के काम देखे होंगे। लेकिन हाँ, अगर हम कुछ चीज देखेंगे और कुछ चीज नहीं देखेंगे तो वो हमारा अपना नजरिया है। नहीं शांतनु जी, लेकिन देखिए इस देश ने ये भी देखा और इस टीवी चैनल के माध्यम से भी देखा कि संसद में डेटा ये दिया जाता है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई। संसद में जवाब ये दिया जाता है लिखित में कि किसानों की मौत का कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। और इस पर विपक्ष का बड़ा सवाल है कि मुख्य मुद्दों से आप भागते हैं क्योंकि चुनाव जीतना एकमात्र ध्येय है। ठीक है, जिसको पता है वो प्रश्न किस लिए पूछा गया था ऑक्सीजन वाला, क्योंकि किसी भी स्टेट में वो आंकड़ा नहीं लिखा जाता है कि मौत का कारण क्या है, वो नहीं लिखा जाता है। मौत का कारण वायरस लिखा जाता है, ना कि किसी इक्विपमेंट की कमी है। तो वो टेक्निकल आधार पर पूछा गया था क्वेश्चन सरकार को घेरने के लिए। हम टेक्निकलिटी में जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना आया, अमेरिका में कोरोना आया, भारत में कोरोना आया। अमेरिका जैसे, यूके जैसे, स्पेन जैसे, इटली जैसे हेल्थ सिस्टम फेल हो गए। और जहां पर उत्तर प्रदेश की तारीफ WHO ने करी, उत्तर प्रदेश की तारीफ ऑस्ट्रेलिया के MP कह रहे हैं मुझे योगी आदित्यनाथ को उधार दे दो, मुझे ऑस्ट्रेलिया में कोरोना संभालना है। IIT कानपुर का मॉडल आता है, IIT कानपुर मीनाक्षी जी, मुझे 20 सेकंड जरूर दीजिएगा प्लीज। शांतनु जी से मेरे भी कुछ सवाल है। सबसे उत्तम मॉडल है। और मीनाक्षी जी, आज के दिन पेट्रोल आप देख लीजिए, कांग्रेस के स्टेट में क्या कॉस्ट है, उत्तर प्रदेश में क्या कॉस्ट है। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल दिल्ली से 12 रुपए कम है, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान से 17 रुपए पेट्रोल कम है। कांग्रेस की सरकारें क्यों नहीं वैट कम करती हैं अपने यहाँ। तो जनता देख रही है कि अगर परेशानी है, पूरे विश्व में इन्फ्लेशन बढ़ा है कोरोना के बाद। लेकिन आरोप तो ये भी लगते हैं ना कि ये दाम कम होते हैं और उन दामों के कम होने की टाइमिंग क्या होती है, उस टाइमिंग पर भी तो सवाल खड़े होते हैं। आचार्य जी, आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते हैं। ठीक है आचार्य जी, अपना पॉइंट रखिए, फिर आसिम जी बोलेंगे उसके बाद। रखिए। थैंक यू मीनाक्षी जी। शांतनु जी, मुझे आप बताइए कि जब लखीमपुर खीरी की घटना हुई थी तो हम लोग कह रहे थे कि ये कॉन्स्पिरेसी है, ये एक एक्सीडेंट नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आप भी ये कह रहे थे कि नहीं ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है। आज तो SIT ने ये बात कह दी है, और SIT का गठन हमने नहीं किया, SIT का गठन उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। SIT का गठन तमाम देश के सामने हुआ, उस SIT ने कहा कि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। तो आप अब मुझे बताएं कि अगर ये कॉन्स्पिरेसी है तो इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे कौन है, एक सवाल। दूसरे एक इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर किसानों ने आंदोलन किया। जब किसानों ने आंदोलन किया तो आपने कहा ये कानून अच्छे हैं। तो अगर ये कानून अच्छे थे
तो फिर हटाए क्यों? और अगर ये कानून गलत थे तो लाए क्यों? इन सवालों के जवाब कौन देगा? तीसरा पॉइंट ये है कि आपने जब नोटबंदी की, प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हुए मैं कह रहा हूं, तब से लेके बीजेपी के प्रवक्ता और मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा कि ये आतंकवाद खत्म होगा। उसके बाद जितनी भी चीजें हो रही हैं, आतंकवाद खत्म होगा। ये कश्मीर में रोज हमारे जवानों की शहादत क्यों हो रही है? आखिर ये आतंकवाद क्यों नहीं खत्म हुआ? 370 हटाया तो तब ये कहा गया था इससे आतंकवाद खत्म होगा। आप जो भी पॉलिसी लाते हैं कहते हैं ये आतंकवाद खत्म करने के लिए। आपने 4 एक्स चीफ मिनिस्टर को नजरबंद किया साल भर, वो भी कहा कि आतंकवाद खत्म होगा। अरे भाई कब खत्म होगा ये आतंकवाद? क्यों नहीं खत्म होता आतंकवाद? इसका जवाब कौन देगा? अगर हम आपसे सवाल करते हैं तो जवाब क्यों नहीं देते? आपको 1 मिनट देना पड़ेगा। ये राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये अहम सवाल है। बिल्कुल शांतनु जी, इसमें एक पॉइंट, शांतनु जी, मैं यहाँ पर इस डिस्कोर्स के लिए यहाँ पर एक पॉइंट और रखना चाहती हूँ, क्योंकि हमने कांग्रेस पार्टी के इस ट्वीट पर सवाल उठाया, लेकिन आरोप बीजेपी पर भी ये लगता है कि जब जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है और चुनावी रैलियों से बालाकोट से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक्स तक का जिक्र होता है, तो क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर इलेक्शन माइलेज लेने की कोशिश नहीं होती? और ये एक ऐसा आरोप है जो विपक्षी दल लगातार लगा रहे हैं, लगातार जिसका जिक्र करते रह रहे हैं, और इस पर हम जवाब लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए सवाल पब्लिक का। और आइए चर्चा में सीधे रुक करते अपने मेहमानों का, जिस बात का जिक्र हम ब्रेक से पहले कर रहे थे कि इलेक्शन में माइलेज लेने की कोशिश अगर राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी हो रही है तो इस पर क्या जवाब बीजेपी के पास है। आसिम वकार जी, आप अपना पॉइंट लीजिए, फिर मैं आखिरी रिमार्क के लिए शांतनु गुप्ता के पास जाऊंगी। जी देखिए, बहुत एहतराम और इज्जत से बात कह दूं कि जनाब प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष धर्म या दल के प्रधानमंत्री हैं। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। और अगर हमें कोई तकलीफ होगी, शिकायत होगी, तो हम बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात नहीं करेंगे। हम अपनी बात अपने ही देश के प्रधानमंत्री से रखेंगे। अभी शांतनु जी बोल रहे थे, अब आप ये कहते हैं कि हम महंगाई पे बात ना करें, हम एजुकेशन पे बात ना करें, हम रोजगार पे बात ना करें। अगर हम करेंगे तो हम गंदे लोग हैं, हम आतंकवादी भी हो जाएंगे, उग्रवादी भी हो जाएंगे। सर, ये आपको जो कहना हो कहिए, हम सब सुन लेंगे, लेकिन हम मुद्दे से नहीं हटेंगे। आप कह रहे हैं महंगाई, अभी आप पेट्रोल और डीजल गिना रहे थे। 2017 में हमारे देश में नॉर्मल पेट्रोल 71-72 रुपये लीटर था। उस वक्त पीक पॉइंट पे पेट्रोल गया था, क्रूड ऑयल जो था वो करीब $148 चला गया था, $148 पर बैरल, और 71-72 रुपये में बिक रहा था। आज $71 पर बैरल है। 100 रुपये में बेचेंगे आप? कितने में बिकना चाहिए? अगर उस वक्त 71 में बिक रहा था तो 36 रुपये में होना चाहिए। 36 रुपये में आप कर नहीं रहे, और आप कह रहे हैं आप बात भी मत कीजिए। आप कह रहे हैं आप महंगाई पर जिक्र भी मत कीजिए। क्यों ना करें सर? किससे कहेंगे जाकर? मैं पूछ रहा हूं, मुझे जवाब चाहिए इस बात का। किससे कहेंगे शिकायत हम? और अगर नाजायज शिकायत है तो आप हमें जो दिल चाहे सजा दे दीजिए, और अगर जायज शिकायत है तो आप चाहे हमें कुछ भी कहिए, हम शिकायत भी करेंगे, सड़क पर भी उतरेंगे, बात भी करेंगे और चिल्लाएंगे भी। ठीक है, बड़े मुद्दों से भाग रही है बीजेपी। शांतनु गुप्ता। वकार साहब, अगर आपके क्वेश्चन में थोड़ी सी भी ऑनेस्टी है तो आपके हैदराबाद में, जहां से आपकी पार्टी का ओरिजिन होता है, वहां पे उत्तर प्रदेश से करीब 15 रुपए पेट्रोल ज्यादा है। और सबको पता है आपके टीआरएस से कैसे रिश्ते हैं, सबको पता है आपके केसीआर से कैसे रिश्ते हैं। एक बार धरना दे दीजिए। अगर आप ऑनेस्ट है, आपकी पार्टी ऑनेस्ट है, आप चिल्ला चिल्ला के बोलते बहुत है, छल्ले छल्ले खूब आप जलेबी छनते हैं, लेकिन एक बार अगर आपकी बात ऑनेस्ट है तो कल जाके हैदराबाद के सीएम के सामने बैठ जाइए, तेलंगाना के सीएम के सामने बैठ जाइए, बोलिए पेट्रोल 15 रुपए कम चाहिए, मुझे योगी आदित्यनाथ जैसा पेट्रोल चाहिए, मुझे योगी आदित्यनाथ जैसा पेट्रोल का दाम चाहिए, मुझे हैदराबाद जैसा नहीं चाहिए। हिम्मत है बोलेंगे, लेकिन टीवी पे बोलेंगे, वहां जाकर आप चुप हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे आपको सांठगांठ बनानी है। आप सुन लीजिए सर, आधे अधूरे क्वेश्चन में से कुछ नहीं होगा। पहला सवाल, अरे मीनाक्षी जी, सवाल पूछे, मुझे जवाब दे दीजिए सर। अरे सुनिए सर, अब आचार्य जी ने कहा कि एसआईटी, नहीं, मैं देखिए, मुझे 8-9 सवाल पूछे, फिर समय खत्म हो जाएगा। अरे आप कंप्लीट करिए, फिर मैं आसिम जी के पास जाऊंगी। ठीक है, कंप्लीट करिए। आसिम जी आ रही हूँ, कंप्लीट कर ले वो, फिर आपके पास आ रही हूँ।
बोलिए शांतनु गुप्ता बोलिए। आचार्य जी ने कहा कि एसआईटी, उस दिन आचार्य जी कह रहे थे और कांग्रेस के बहुत सारे प्रवक्ता कह रहे थे, मैंने खुद कहा था, मेरी बात दिख रही थी कि मैं जेम्स बॉन्ड नहीं हूं, आप लोग जेम्स बॉन्ड होंगे, सब कह रहे थे गाड़ी ऐसे गई, आगे से गई, पीछे गई। मैंने कहा भाई जांच होने दो, ये उत्तर प्रदेश की जांच है, ये अखिलेश यादव की जांच नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ की जांच है, इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, योगी आदित्यनाथ तो बचा ले जाएंगे, इसकी तो सीबीआई प्रोब होनी चाहिए। एसआईटी ने जो दिखा उसने बता दिया। इसको पता लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने नेता, अपने मंत्री, उसके बालक को नहीं बचा रही है। उन्होंने कहा फार्मूला समझा नहीं पाए। देखिए आचार्य जी, मोदी जी ने क्या कहा, मैं किसानों के लिए लाया था, देश के लिए वापस ले रहा हूं, बहुत तपस्या कर रहा हूं, मैंने बिल्कुल सच्चे मन से लाया था, मैं समझा नहीं पाया इसलिए वापस लेना। उसने ये नहीं कहा नरेंद्र मोदी ने कि लॉ खराब थे। और नोटबंदी की बात करते हैं, दिसंबर 2016 में नोटबंदी हुई और मार्च 2017 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा का बहुमत से चुनाव जीता। वो नोटबंदी में सबसे बड़ा स्टैम्प था जनता का कि नोटबंदी सही कदम है सरकार का। आसिम जी रखिए अपना पॉइंट। आसिम जी अब गूगल कर रहे हैं, कह रहे हैं, एसएमएस कर रहे हैं कि हैदराबाद में कितना पेट्रोल है, यहाँ कितना पेट्रोल है। शांतनु जी, नहीं कुछ गूगल नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। कर लीजिए फिर मैंने आपसे कहा क्यों गूगल करूंगा? आप लोगों को बहुत, मैं तो रिसर्चर, पूरा खुला हुआ सब रिकॉर्ड रखा हुआ है, चेक कर लीजिए आप। अरे सर आप क्यों नाराज हो रहे हैं? आप क्यों नाराज हो रहे हैं? आप 300 में बेचिए। आप एक बार जनता को अगर आपको वोट देना होगा देखिए 300 रुपए में। आसिम जी मैंने पहला आदमी देखा है, आसिम जी एक मुद्दा जो उन्होंने उठाया, उनका एक मुद्दा ये था कि वो तमाम बातें जिनको लेकर आपने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया, जनता ने तो 2019 में उन्हीं को दोबारा ताकत सौंपी, उन्हीं को दोबारा गद्दी सौंपी। तो इसका मतलब जनता का साथ उन्हें मिल गया ना। जो मुद्दे आपने उठाए उनको लेकर जनता ने उन्हें ऑलरेडी गो अहेड दे दिया, ग्रीन सिग्नल। आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे चुनाव लड़िए और हम लोग लड़ेंगे महंगाई पे, शिक्षा पे, रोजगार पे। आप तो मुसलमानों अब डिसाइड कर लीजिए जनता को। मुसलमान मुझे वोट दे, आप बोलो मैं मुसलमान चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा। सरकार बनने के बाद उठा रहे हैं आपकी रैलियों में तो केवल मुसलमान से शुरू होती है, मुसलमान पे खत्म होती है आपकी रैलियां। आप रैली नहीं सुनते। आप कह सकते हैं कि हमें हिंदू वोट दे, तो सुनिए, वो राजभर कह सकते हैं हमें राजभर वोट दे, निषाद कह सकते हैं हमें निषाद वोट दे। आपकी तो मुसलमानों से तकलीफ क्या है आपको? मुसलमान पे खत्म होती है। मुसलमानों से क्या तकलीफ है आपको? मुसलमानों से तकलीफ क्या है सर आपको? आपके नेता हिंदू देवी देवताओं को क्या तकलीफ है मुसलमान से आपको? आगे वो मुसलमान से शुरू करते हैं, मुसलमान से खत्म करते हैं। ठीक है, एक भी गाली नहीं रखी, वरना आप लोग मुकदमा मैं ठीक है, मैं अब घनश्याम तिवारी जी के पास जाना चाहूंगी। घनश्याम तिवारी जी, फिर से मैं वही सवाल आपके पास लेकर आई हूँ कि जब बात सशक्त विपक्ष की हो रही है, जब बात जिस ताकत पर और एब्सोल्यूट पावर पर आप लोग सवाल उठाते हैं, तो विपक्ष भी तो एकजुट होकर मैदान में आ नहीं पाता, मुद्दों पर गंभीरता से लड़ नहीं पाता। इसमें संसद भी शामिल है कि देश की संसद चल नहीं पाती जहां सबसे बड़े मंच से जहां चर्चा होनी चाहिए मुद्दों पर, और उसके लिए क्या सभी दल बराबर के भागीदार नहीं है? घनश्याम तिवारी। संक्षिप्त में तीन बातें कहूंगा। पिछले 7 सालों में जितने रविवार हुए हैं उससे कम दिन संसद बैठी है। जिम्मेदार कौन है? सरकार। ये जितने संसद को बुलाया गया है बैठने के लिए, आप गुजरात चुनाव के लिए संसद को टाल देते हैं, कौन सा मानक आप तय कर रहे हैं? दूसरी बात, जितने पिछले 1998 से आज तक जितने ऑर्डिनेंस आए हैं उसमें से 48% पिछले 7 साल में आए हैं। आप बिना बहस के बिल पारित कराते हैं। कृषि कानून लाए, बहस नहीं की, हटा दिया, बहस नहीं की, पहले ऑर्डिनेंस में लाए। तीसरी बात, अभी शांतनु ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने एसआईटी का गठन किया था। देखिए शांतनु, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा प्रवक्ता होने के लिए आपको बेझिझक बड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। झिझक करके छोटा झूठ मत बोलिए। 18 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हम इसमें रिटायर्ड जज को डालेंगे। आप शुरू से अंत तक आज भी केंद्रीय मंत्री को बना हुआ है। ये देश के लिए शर्मनाक है कि एक ऐसा मैं सवाल घनश्याम जी आपके पास संसद को लेकर आई थी। आचार्य प्रमोद कृष्णन जी, देश की संसद नहीं चल पा रही है और संसद का जो गतिरोध है उसमें उसके आधार में मुद्दा नहीं, ईगो दिखाई देता है, अहंकार दिखाई देता है कि उस अहंकार की टकराव किसी ना किसी हाल में होना ही चाहिए, विरोध नाम के लिए करना है, और उस वजह से संसद चल नहीं पा रही। जहां पर मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जिस जगह से सांसद चुन के आने चाहिए, उस इलाके के सवाल जहां उठने चाहिए, वो कुछ नहीं हो पा रहा, सिर्फ राजनीति। देखिए मीनाक्षी जी, एक तो मैं इस सवाल का जवाब दूंगा, आपकी इस बात पे बात करूंगा, लेकिन शांतनु जी ने अच्छा सा प्रवचन दिया लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल ये था कि देश
के प्रधानमंत्री जी को 700 किसानों की मौत पर एक ट्वीट तो करना चाहिए था, एक संवेदनशीलता तो दिखानी चाहिए थी। वो क्यों नहीं दिखाई? दूसरी बात यह है, तब तो और दिखानी चाहिए थी जब उन्होंने देश के सामने माफ़ी मांगी। देश का प्रधानमंत्री यदि देश की जनता से माफ़ी मांगता है तो ये उनका बड़प्पन है, मैं उसका स्वागत करता हूँ, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, इसकी सराहना करता हूँ। मुझे पता है आचार्य जी आपको मेरी बात पसंद नहीं आएगी, लेकिन देखिए फिर यही मजबूरी है ना कि जब इस तरह के ट्वीट्स पर ही आधारित राजनीति हो रही है तो फिर राहुल गांधी भी तो राजस्थान में होने वाले बलात्कार के लिए ट्वीट नहीं करते हैं ना। वहां कोई जघन्य अपराध होता है तो उसके लिए ट्वीट नहीं करती है ना प्रियंका गांधी। यूपी में होता है तो करती हैं। यही तो उस कोरी राजनीति का आधार है जिस पर मैं सवाल खड़े कर रही हूँ। नहीं, राजस्थान के अंदर मीनाक्षी जी, अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, या महाराष्ट्र में कांग्रेस के समर्थन से सरकार चल रही है, छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है, अगर वहाँ कोई अपराध होता है, बलात्कार होता है या कोई भयानक कांड होता है, बीभत्स कांड होता है, उस पर भारतीय जनता पार्टी सवाल करने से चूकती है क्या? करना चाहिए, वहाँ धरना दिया जाए। उस बात को इस बात से मैच नहीं किया जाना चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ, मैं राज्य सरकारों के अपराध की बात नहीं कर रहा हूँ। देश ने 1.5 साल से के करीब धरना और प्रदर्शन देखा किसानों का, और किसानों के 700 लोग गए तो उस पर एक ट्वीट बनता था। एक संवेदनशीलता दिखानी चाहिए प्रधानमंत्री जी को, खासकर तब जब उन्होंने वो कानून वापस लिया, नंबर 1। नंबर 2, अब मैं ये कहना चाहता हूं शांतनु गुप्ता जी से कि शांतनु जी, दूसरे सवाल का मेरे आपने उसका जवाब नहीं दिया। पिछले 7 सालों के अंदर जितने फैसले भारत सरकार ने प्रमुख फैसले लिए उन सब में ये कहा गया है कि इससे आतंकवाद खत्म होगा, कश्मीर में शांति आएगी। लेकिन कश्मीर में शांति कब आएगी? कश्मीर का जब टुकड़े किए गए तब भी आपने कहा कि इससे कश्मीर का आतंकवाद खत्म हो जाएगा। कब तक हमारे जवानों की रोज शहादत होगी? सवाल ये नहीं है, मैं ये बिल्कुल आरोप लगाना नहीं चाहता कि हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी को उसका गम नहीं होगा। मैं ये आरोप नहीं लगाना चाहता हूं कि देश की सीमाओं पर, सरहदों पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, भारत सरकार सोती रहेगी। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं। मेरा सवाल है कि कब तक इन जवानों की लाशें, शव, पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट लिपट के गांव-गांव आते रहेंगे? कब तक ये सुहाग गुजरते रहेंगे? सवाल वाजिब हैं, आपके सारे सवाल सर वाजिब हैं, लेकिन यही बात है जो मैं कह रही हूं कि आपको मेरी बात पसंद नहीं आएगी कि मेरे सवाल का जवाब भी आपने नहीं दिया। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भी अगर महंगाई पर रैली करती है तो बात महंगाई से इन पे ना होकर हिंदू और हिंदुत्व पर आ जाती है, और यही वो आधार है कि जिसको जहां पर जो सूट कर रहा है वो उसके आधार पर बयान दे रहे हैं, रैली कर रहे हैं और पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और नुकसान इस देश की जनता का हो रहा है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक अहम स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा आइए आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है केशव मौर्य जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री। सर, जो जिस तरह से भव्य काशी और दिव्य काशी की बात हुई, का कॉरिडोर का उद्घाटन भी हो गया, लोकार्पण हो गया, लेकिन अखिलेश कहते हैं कि अंतिम समय में जहां जाना चाहिए वहीं पर प्रधानमंत्री, इस तरह का बयान उनका है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जैसे जिम्मेदार व्यक्ति का यह बचकाना बयान है जो सदियों से अपमानित होकर के शिवभक्त भव्य बाबा विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर को देखने के सपने संजो करके रखा था। बाबा की कृपा से, हनुमान जी महाराज की कृपा से, काल भैरव जी की कृपा से, शिव भक्तों की कृपा से आज दिव्य बाबा विश्वनाथ धाम बनकर के तैयार है। सारा देश खुशी से झूम रहा है। दुख उनको है जो ना राम के हैं ना बाबा के हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार आगे भी जारी रहेंगी। देखिए न्यूज़ की पाठशाला इस ब्रेक के बाद।